बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। यहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:03 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स पर और उनसे रिलेटेड दीगर इशूज़ पर। आज एक बड़ी गहमे गहमी का दिन रहा पाकिस्तान क्रिकेट हेडक्वार्टर लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में, जहाँ पे ग्रेग बार्कले और उनकी टीम और ICC के जो दीगर उनके मेंबर्स थे, उन्होंने आज मुलाकात की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी साहब से। इस मौके पर फैसल हसनैन भी मौजूद थे और हमें उम्मीद है कि इससे कुछ अच्छे और हौसला अफजा नताइज सामने आएंगे। आज के शो में हम बात करेंगे एशिया कप के मुस्तकबिल के हवाले से और जो ICC के जो टीम है इसका जो दौरा है इसके फिर पाकिस्तान क्रिकेट पे और एशिया कप पे और वर्ल्ड कप पे क्या असरात सामने आएंगे, इसको हम डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। इसीलिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान में क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा नाम, एक ऐसा नाम कि जिन्होंने अपने इदारे की जानिब से क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी ज़बरदस्त कामयाबियाँ हासिल की। स्टेट ऑफ द आर्ट इन्होंने ग्राउंड बनाया कराची में, जहाँ इस वक्त भी जो है वो विमेंस पाकिस्तान कप का टूर्नामेंट बड़ी कामयाबी के साथ खेला जा रहा है। यही नहीं बल्कि अपने डिपार्टमेंट में इन्होंने कई ऐसे प्लेयर लिए कि जिन्होंने बाद में आगे चलकर ना सिर्फ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया बल्कि पाकिस्तान की जूनियर टीमों का भी हिस्सा रहे और फिर उसके बाद जो है वो दीगर इदारों में भी अपने कारकर्दगी के जौहर दिखाते नजर आए। मेरे साथ मौजूद है बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन का नाम ज़हीरुल हसन साहब, उनको शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया, इतने खूबसूरत अल्फाज का आप हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में याद रखते हैं। नहीं सर, आप डिज़र्व भी करते हैं और जो डिज़र्व करते हैं यकीनी तौर पे वो हमारे शो का ज़रूर हिस्सा बनता है, क्योंकि GTV और जी स्पोर्ट्स की कोशिश भी होती है और हमारी ख्वाहिश भी है कि जो सही टैलेंट है, जो सही स्टार हैं, जो अनसंग हीरो हैं, उनको आपके निगाहों के सामने लेकर आएँ। इसके अलावा हमारे साथ ब्रेक के बाद एक और बड़ी ज़बरदस्त और सीनियर स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे जिनका स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से एक बड़ा नाम है। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। चेयरमैन ICC ग्रेग बार्कले की कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में नजम सेठी से अहम मुलाकात में एशिया कप और भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप पर तबादला ख्याल। PCB भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप के लिए टीम भेजने के अपने मौक़िफ़ पर कायम। वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल करने का फैसला सेलेक्टर्स ने करना है। कोशिश है जिस फॉर्मेट में खेलूं बेहतरीन परफॉर्मेंस दूं। उसामा मीर। जूनियर हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान और मलेशिया का सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। मॉरिशस में 4 मुल्की टूर्नामेंट और भारत में साफ चैंपियनशिप के लिए कौमी फुटबॉलर्स का तरबियती कैंप कल से लाहौर में शुरू होगा। वहाब रियाज का ओलंपिक एसोसिएशन से दफ्तर खाली करवाकर खिलाड़ियों के लिए क्लिनिक बनाने का फैसला। 34वें नेशनल गेम्स के मुकाबले इख्तिताम पजीर, पाक आर्मी पहली, वापडा दूसरी और नेवी तीसरी पोजीशन पर बुराजमान। सदर आरिफ अलवी का इख्तितामी तकरीब से खिताब। गेम्स का इनेकाद बलूचिस्तान में क़याम अमन का अक्कास है। सदर मुमलिकत। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और आपने देखा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को कि जो 34वें नेशनल गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर मौजूद थे और उन्होंने इन गेम्स को बड़ा खुश आइंद कदम करार दिया। और यही वजह है कि जी स्पोर्ट्स गाए बगाए आपको जो है इस इवेंट के हवाले से मुसलसल अपडेट भी करता नज़र आया, जिसके लिए हम इंतहाई मशकूर हैं अपनी ब्यूरो चीफ बुशरा कमर के कि जो मुसलसल हम इस टूर्नामेंट के हवाले से, इस इवेंट के हवाले से अपडेट करती रही हैं। लेकिन एक और भी बड़ी ज़बरदस्त हमारे जो करस्पॉन्डेंट हैं वो इस वक्त मौजूद हैं लाहौर में, वकार शौकत, और उनसे जानेंगे कि आज कद्दाफी स्टेडियम में क्या मसरूफियत रही। शो में खुश आमदीद कहते हैं वकार आपको, और ये बताइए क्या मसरूफियत रही आज वहाँ पे? आज बिल्कुल, आज लाहौर कद्दाफी स्टेडियम में ICC का 2 रुकनी वफ़द जो है वो पहुंचा, जिसमें जो है वो चेयरमैन ICC और इसके साथ जो है वो CEO ICC यहाँ पर आए। उनका इस्तकबाल किया गया PCB की जानिब से। PCB के चेयरमैन नजम सेठी और CEO फैसल हुसनैन की जानिब से इस्तकबाल किया गया। इस इस्तकबाल के बाद उनकी एक मुलाकात हुई जिसमें मुशावरत की गई कि वर्ल्ड कप 2023 में क्या लाएअमल तैयार किया जाएगा। ख़ास तौर पे ज़राए ने ये बताया है कि ख़ास तौर पे जो मुलाकात हुई उसमें जो है वो ICC के सामने PCB की जानिब से ये मुतालबा रखा गया कि पाकिस्तानी टीम को हमेशा से भारत में जाने के लिए सिक्योरिटी के मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसी पर जो है वो चेयरमैन जो थे ICC उनकी जानिब से यकीन दहानी करवाई गई। लेकिन PCB की जानिब से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि हुकूमत के अहकामात और उनसे मुशावरत के बाद जो है वो पाकिस्तान
पाकिस्तानी टीम भारत में जाएगी। चूँकि वर्ल्ड कप 2023 में बहुत ज़्यादा आवाम भी होती है और कुछ मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, इसलिए सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं सबसे पहले उनको हल किया जाएगा। इसी तरह पीसीबी की जानिब से ये भी मुतालबा रखा गया कि फ़िनांशियल जो मामलात है वो कैसे तय पाए जाएंगे, और ख़ास तौर पे मुलाकात में वर्ल्ड कप के हवाले से भी ख़ास तौर पे मुलाकात जो है वो मुशावरत की गई। लेकिन सबसे जो ज़रूरी बात सामने आई उसमें यही बात सामने आ रही है कि चेयरमैन पीसीबी की जानिब से इस बात पर ज़्यादा तज़किरा किया गया और डट गए कि पाकिस्तानी टीम जो है वो जब भारत में जाएगी तो उनको जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं उनको सबसे पहले हल किया जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटी के मसाइल इनको सबसे किया जाएगा। वक़ार शौकत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के दिन के हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। ज़हीर भाई, जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा नाम है, इनकी बड़ी ग्रिप है क्रिकेट से जुड़े इन तमाम उमूर पे। ज़हीर भाई, ये जो अभी भारत के खिलाफ पीसीबी ने पॉलिसी अपनाई है, आपको लगता है कि अब ये वक्त आ गया कि टिट फॉर टैट पॉलिसी है कि जैसे को तैसा? क्योंकि अगर भारत ये बहाने बनाता है कि सिक्योरिटी कंसर्न है तो पाकिस्तान के पास भी ये ज़बरदस्त तरीके से, ये बहाना नहीं है पाकिस्तान के पास। वाकई वहाँ पे हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान वहाँ पे बाउंड्री लाइन पे पाकिस्तान के प्लेयर्स को हेलमेट पहन के फील्डिंग करना पड़ी, पाकिस्तान के प्लेयर्स पे पथराव भी हुआ, स्टेडियम खाली करा के भी मैचेस खेले गए, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दीगर टीमों के साथ भी वहाँ पे ऐसा हुआ। तो सीरियस कंसर्न तो है पाकिस्तान के, लेकिन पहली मरतबा इतने ज़बरदस्त तरीके से हाईलाइट किया है। देखें अली भाई, पहली बात तो ये है कि चाहे इंडिया की पब्लिक हो या पाकिस्तान की पब्लिक हो, वो चाहती है कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हों। रही कि स्टेडियम के अंदर जो हंगामा आ रही, वो मैं समझता हूँ कि पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। अब शायद इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोल हो गया कि पब्लिक को इस बात का अंदाज़ा है कि वो अपना नुकसान खुद करते हैं। मगर बात करना कि पाकिस्तान की टीम वहाँ जाएगी या नहीं, देखें आईसीसी से पाकिस्तान एक बहुत बड़ी रकम हासिल करता है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जो है आईसीसी को मना कर देगा कि हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। ठीक है, हमारी पॉलिसीज़ कुछ इस किस्म की थी कि हमें जो है बैकडोर पॉलिसी पे, डिप्लोमेसी पे हमें जो है रहना चाहिए था। हमें स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए थे इतने बड़े बड़े कि आखिर के अंदर हमें जो है उनकी हो सकता है कि बात को मानना पड़े और हम वहाँ खेलने के लिए जाएं। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो है हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट को इंडियन गवर्नमेंट से डायरेक्ट बात करनी चाहिए थी। इंडियन गवर्नमेंट से बात करने से पाकिस्तान के दरमियान, आपने देखा होगा पहले भी एक ऐसा हुआ था कि जब दोनों गवर्नमेंट के दरमियान जब बात हुई थी तो मसला हल हो गया था। तो मैं नहीं समझता कि क्रिकेट बोर्ड के, चाहे इंडियन क्रिकेट बोर्ड हो या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, दोनों को ये अख्तियार ही नहीं है कि डिसीजन लेने का, दोनों की का अख्तियार गवर्नमेंट के पास है। और मैं समझता हूँ कि मेरा अपना ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब की जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ। तो हो सकता है कि अगर वो उस लेवल पे बात करें तो शायद मसला हल हो। मगर पाकिस्तान को वैसे भी वहाँ जाना पड़ेगा। आईसीसी से हम बड़ी रकम लेते हैं। हम देखें लाइक इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है लाइक आईसीसी एक ही चीज़ है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस वक्त इतना पावरफुल है पैसे की वजह से कि वो जो है कहेगा आईसीसी ने वही करना है। तो इसलिए जो है हमने, मेरा नहीं ख्याल है कि हम इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दें या हम लड़ाई झगड़े करें। मेरा ख्याल है हमें जो है कंप्रोमाइज़ करने की तरफ जाना चाहिए और हमें क्रिकेट की तरफ जाना चाहिए, क्रिकेट की बेहतरी के लिए जाना चाहिए। और ये स्टेटमेंट मेरे ख्याल से दे के हमें जो है इन लड़ाई के हालात को ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, ज़हीरुल हसन साहब का मौक़िफ़ आपने सुन लिया। इस पर मज़ीद ज़रा मैं इनसे और भी डिबेट करूंगा, इस पर मजीद भी रोशनी डालूंगा, क्योंकि ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब के, जिनका 40 साल से ज़्यादा स्पोर्ट्स कवरेज का जो एक्सपीरियंस है उनसे हम जानेंगे, क्योंकि उनकी बड़ी गहरी निगाह है पाकिस्तान के जो बैरूनी क्रिकेट के अमूर हैं उस पर, और वो बड़ी खूबी के साथ जानते हैं। BBC के साथ भी वाबस्ता रहे, न्यूजीलैंड रेडियो के साथ भी वाबस्ता रहे और दीगर इंग्लिश अखबार के साथ भी वो वाबस्ता रहे। तो उनसे हम जानेंगे कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या होना चाहिए। ज़हीर साहब से भी मजीद बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ के हवाले से जो एशिया कप के हवाले से पाकिस्तान ने अपनाया है। और अब इस मुद्दे पे गुफ्तगू करने के लिए मुझे ज्वाइन किया टेलीफोन कॉल पे पाकिस्तान के सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट कमेंटेटर और एक ऐसा नाम के जो एक उस्ताद की हैसियत रखते हैं, एक तालीक की हैसियत रखते हैं, एक प्रोफेसर की, एक इंस्टीट्यूट की हैसियत रखते हैं स्पोर्ट्स कवरेज के हवाले से। कमर अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया शो में। कमर साहब को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरे साथ ज़हीरुल हसन साहब भी मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं
जी, नजम सेठी साहब के उस मौक़िफ़ के हवाले से बहुत सारे लोगों का ये कहना है, बशमुल ज़हीर भाई, है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान बाइकआउट कर सके वर्ल्ड कप का। इंडिया, जिस तरह रमीज़ राजा साहब भी कह के गए कि जी हमें फंड देता है, हम फंडेड हैं थ्रू BCCI, तो हम ज़्यादा उनके खिलाफ मेजर और हार्ड स्टेप नहीं ले सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को क्या मौक़िफ़ अपनाना चाहिए? देखिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। बजाय पाकिस्तान आने के ग्रेग बार्कले और अल-अरडाइस के, इनको पहले इंडिया जाना चाहिए था और उस गवर्नमेंट को से बात करनी चाहिए थी जो कि एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट हिंदुत्व की फॉलोअर है, भारतीय जनता पार्टी, और जो पाकिस्तान से किसी सूरत में खेलने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान में एशिया कप में खेलने को आने के लिए तैयार नहीं है। तो आप किस तरह ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अलाउ करेगी वहां पर वर्ल्ड कप खेलने के लिए? ये ग्रेग बार्कले और ये अल-अरडाइस अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर हैं। इनको पता है कि अगर ये वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलती है एक हाई प्रोफाइल टीम, तो इनका मिलियंस का लॉस होगा। पाकिस्तान को जो होगा सो होगा, उससे ज्यादा जो टीवी राइट्स होल्डर हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, वो अपना बैक दिखा देंगे भारत को और कहेंगे भाई आप ये क्या कर रहे हैं, ये पाकिस्तान जैसी टीम वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले रही है तो आप किस चीज का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं? ये देखें, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये तो पहले पाकिस्तान आने से पहले इन दोनों को, ICC के ऑफिशियल्स को, जो कि घुटने टेके हुए हैं भारत के पैसे के सामने, इनको पहले भारत जाना चाहिए था। ये भारत की वो जनता पार्टी है जिसने पाकिस्तान के वहां जाने से पहले दिल्ली की पिच खोद दी, टेस्ट जो है शिफ्ट करना पड़ा मद्रास के अंदर। ये वो टीम है जिसने कलकत्ता में वाकई है जब एक दफा सांप छोड़ दिया था स्टैंड के अंदर, पाकिस्तान का मैच चल रहा था स्टेडियम में। नहीं, सांप छोड़ा नहीं, सांप छोड़ने की धमकी दी। हाँ, भाई मैं तो सारे मैचेस कवर कर रहा था भाई, आप सुनते रहे मुझे आप। ये सारे क्राउड को कलकत्ता के ग्राउंड से उन्होंने, जब पाकिस्तान जीतने लगा तो स्टैंड में आग लगा दी। मैं वहां पे था जी, और क्लाइव लॉयड रेफरी ने सारे क्राउड को ऑर्डर दे दिया, पुलिस को कहा सबको बाहर निकालो, मैच का फैसला होगा जी। और सिर्फ हम जर्नलिस्ट और सिपाही वहाँ सोल्जर्स कलकत्ता के मौजूद थे ग्राउंड में, और वो पाकिस्तान 20 मिनट के अंदर जो 3 विकेट लेनी थी पाकिस्तान जीत गया। तो ये पाकिस्तान में जब भारत आती है तो कभी तो इस किस्म के हादसे तो कभी हुए नहीं है। ये पाकिस्तान तो हमेशा से तैयार रहा है भारत से खेलने के लिए और हमेशा कोशिश करता रहा है, लेकिन ये भारत की, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है जो कि राष्ट्रीय सेवक संघ की एसोसिएट है, जिसने 46 में कलकत्ता और बिहार में राइट्स करवा के लाखों मुसलमान को मार दिया था, ये वो लोग हैं। क्या अहमदाबाद में आपको याद नहीं है कि 1987 में जब पहला बैट्समैन दुनिया का सुनील गावस्कर 10,000 रन बना चुका, तो उस वक्त क्राउड ने पाकिस्तान के फील्डों पे गंदगी फेंकनी शुरू कर दी, बोतल फेंकना शुरू कर दिया और पाकिस्तान के कप्तान ने अपनी टीम को छुपाने के लिए लाकर ड्रेसिंग रूम में बंद कर दिया। बड़ी मिन्नत समाजत के बाद अहमदाबाद में की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे 87 में जबकि भारतीय जनता पार्टी पावर में नहीं थी, तो अब इस वक्त वो तो पावर में है, वो तो ऐसे हरबे इस्तेमाल करेगी कि आपकी हवा निकाल देगी पाकिस्तान टीम की। सही है, ठीक है। और जिस तरह जो खबर अभी बात कर रहे हैं 87 की बात कर रहे हैं, तो एजाज फ़कीर को और पाकिस्तान के दीगर जो प्लेयर जो फील्डिंग कर रहे थे बाउंड्री लाइन पे, उनको हेलमेट पहन के जो है वो फील्डिंग करनी पड़ी थी। जिस तरह भी ज़हीर भाई बात कर रहे हैं, कमर भाई बहुत इन्होंने एक ज़बरदस्त पॉइंट रेस किया है कि ग्रेग बार्कले और ICC के दीगर मेंबर हैं, उनको पहले इंडिया जाना चाहिए था, क्योंकि मसले तो वहाँ से शुरू हो रहे हैं। पाकिस्तान तो हमेशा से जो है वो वार्म वेलकम करता रहा है भारत की टीम को। मैंने आपसे कहा ना कि ICC जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के आगे जो है मैं नहीं समझता कि पावर में है, और इंडियन बोर्ड की जो है इस वक्त स्ट्रेंथ ज़्यादा है ICC के मुकाबले में। जो इंडियन बोर्ड चाहता है वो ICC करता है। मगर है कि अभी कमर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे, क्योंकि मैं 91-92 में मैं इंडिया में था और उस वक्त जब विकेटें खोद दी गई थी बॉम्बे के अंदर, और मुझे याद है कि शारजा के अंदर आकिब जावेद की बॉल पे जो मुश्ताक ने जो कैच लिया था, तो जब इंडियन पब्लिक ने कहा था कि ये बड़ा गलत डिसीजन है, तो उस वक्त अहमदाबाद के अंदर एक बड़ा मतलब है कि अफरा तफरी मच गई थी और वहाँ पर उन्होंने ब्लैकआउट कर दिया था कि अभी मुस्लिम्स और हिंदू के दरमियान कोई लड़ाई होगी। तो उस वक्त नो डाउट ये इस तरह के क्राइसिस वहाँ पे आते थे। अब मेरा ख्याल है कि पब्लिक में शायद कोई थोड़ा बहुत शऊर आ गया है कि कुछ भी अगर करते हैं तो नुकसान तो पब्लिक का होता है, इतने महंगा टिकट लेकर आए हुए होते हैं और उसके बाद अगर वो ये सब करते हैं और मैच अगर बंद हो जाता है तो पब्लिक का अपना नुकसान है। मैच तो हो जाएगा उनको बाहर निकाल के, मगर वो मैच नहीं देख सकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि शायद हो सकता है कि शऊर आ गया हो। ठीक है। और इतना से पाकिस्तान के खिलाफ, बल्कि आपको याद होगा कि क्वार्टर फाइनल जो 96 का खेला गया, इंडिया
का वहाँ भी जो है वो विनोद कांबली को रोते हुए ग्राउंड छोड़ना पड़ा और फिर जो है अवॉर्ड कर दिया गया था वो मैच, और फिर बाहर हो गया था भारत जो है क्वार्टर फाइनल से। कमर भाई, ये जो भी स्टांस अपनाया है नजम सेठी साहब ने, इतना सख्त मौक़िफ़ पहली मरतबा हमने किसी चेयरमैन की जानिब से देखा है। क्या हम ये समझें, आपकी जो दूरदर्श निगाहें क्या देख रही हैं, जहादीदा निगाहें क्या देख रही हैं, कि क्या गवर्नमेंट की इनको सपोर्ट हासिल है कि इतना सख्त मौक़िफ़ इन्होंने अपनाया हुआ है? ये बहुत जरूरी था इस तरह का स्टैंड लेना भारत के खिलाफ और आईसीसी के सामने, इसलिए कि ये कोई मजाक नहीं है कि हम तो वर्ल्ड कप में आपसे खेलेंगे लेकिन हम आपसे टेस्ट नहीं खेलेंगे। ठीक है, हम इंडिया में आपसे खेल लेंगे लेकिन हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। पाकिस्तान में तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड सारी टीमें बगैर किसी प्रॉब्लम के खेल के जा रही हैं। और अभी आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली जो बिलावल जरदारी वहाँ गए थे इंडिया, तो उसके थोड़ी देर बाद ही उनका जो फॉरेन मिनिस्टर था सुब्रमण्यम जयशंकर, उसने वहाँ बयान दे दिया कि पाकिस्तान इज ए टेररिस्ट स्टेट। तो जब एक बीजेपी का फॉरेन मिनिस्टर इस किस्म की बकवास कर रहा है, तो ऐसे मौके पर क्या पाकिस्तान को चाहिए वहां जाकर खेलना? नजम सेठी ने बिल्कुल सही स्टैंड लिया हुआ है और उस पर कायम रहना चाहिए। अगर ये कायम नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि इनकी कुर्सी भी न बचे। ये बता देता हूँ मैं आपको। अच्छा कमर भाई, कहीं ना कहीं सर आपको लगता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है? पिछली मर्तबा सेठी साहब ने बिग 3 के मामले पे सपोर्ट कर दिया था और MOU साइन कर आ गए थे, तो वो भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चीज होगी सेठी साहब के कि एक दफा बैकफायर हो चुके इंडिया के तमाम तरह वादे और दावे। अब बैकफायर होने के चांसेस बड़े कम हो गए हैं सलमान। असल में बात दरअसल ये है कि अब सिचुएशन बिल्कुल अलग है, इसलिए कि वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप है जी। अगर शायद एशिया कप पहले ना होता तो ये प्रॉब्लम डिफरेंट होती। लेकिन चूंकि अब देखिए ये हाइब्रिड मॉडल जो पेश किया नजम सेठी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उस पर भी ये शको शुबात कर रहा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, क्योंकि ये बीजेपी के पिट्ठू हैं जो इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में है, जो जिन्होंने बॉम्बे की पिच खोदी थी, जिन्होंने इंडियन क्रिकेट बोर्ड में आग लगा दी थी, उनके ऑफिशियल को मारा था बॉम्बे के अंदर। ये बाल ठाकरे के लोग जो कि बीजेपी के फॉलोअर्स थे, और ये वो लोग हैं जिनकी वजह से इंडियन क्रिकेट बोर्ड को बॉम्बे से दिल्ली शिफ्ट किया गया। तो आप इनसे क्या उम्मीद रखते हैं कि ये इस सिचुएशन में, जबकि वो खुद तैयार नहीं है पाकिस्तान में आकर एशिया कप पे खेलने के लिए, कि वो पाकिस्तान को बड़े दोनों हाथों से ग्रीट करेंगे, साहब तशरीफ लाए, हम आपको मन सलवा खिलाते हैं और रबड़ी बादाम और काजू का हलवा खिलाते हैं। ऐसा ये गया जमाना। अब जो नजम सेठी ने ये जो स्टैंड लिया हुआ है उस पर उसको कायम रहना चाहिए और बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए ग्रेग जो बार्कले हैं और उनको एलरडाइस को। तो सिंपल हमारा स्टैंड है, अगर वो एशिया कप में इधर आके नहीं खेलते हम इंडिया नहीं जाते। ठीक है, खजर में आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं असल में ये कहना चाह रहा था कि आप देखें कि अभी इंडिया ने कहा था कि हम IPL के फाइनल में सबको बुलाएंगे और हम डिसीजन लेंगे। उन्होंने जो एशिया कप के होस्ट है पाकिस्तान, उनको उन्होंने नहीं बुलाया। वहाँ पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को बुलाया और बड़े अफसोस के साथ ये कहना होता है कि अफगानिस्तान के बोर्ड, श्रीलंका और बांग्लादेश के बोर्ड ने भी जो है उनकी बात को माना और उनकी हाँ में हाँ मिलाई, और जबकि पहले वो एग्री थे पाकिस्तान में खेलने के लिए, और उसके बाद सुना यही है कि उन्होंने भी मना कर दिया। जबकि हमने अफगानिस्तान के साथ विदाउट शेड्यूल हमने उनको अकोमोडेट किया और हमारी टीम ने जाके मैच खेला। तो और अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भी कई मौके पे सपोर्ट करा, श्रीलंका को भी सपोर्ट करा। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन बोर्ड ने भी हमारा साथ नहीं दिया। अच्छा खबर भाई, आपने तो पूरी दुनिया के जर्नलिस्टों के साथ आपने शेयर किया है, प्रेस बॉक्स और सबके साथ आपकी दोस्ती भी है। ये जो श्रीलंका का रोल है, ये आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि श्रीलंका को हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सपोर्ट किया। 96 में अजहरुद्दीन की क़यादत में एक मुश्तरका टीम गई कि जब इंग्लैंड जैसी टीम, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम वहां जाके खेलना नहीं चाहती थी, बाइकआउट किया, अपने पॉइंट को लूज किया, तो पाकिस्तान की टीम गई, वसीम अकरम उसमें गए, राशिद लतीफ उसमें गए, काफी पाकिस्तान के प्लेयर गए। तो ये श्रीलंका का क्या रोल नजर आ रहा है आपको इसमें? देखिए, श्रीलंका को गवर्नमेंट सियासी सतह पर और वैसे भी आपको जिस वक्त तामिल टाइगर का चक्कर था श्रीलंका के अंदर, और क्रिकेट वाइज भी पाकिस्तान ने ही इनको रिकमेंड किया था टेस्ट प्लेयर बनने के लिए, टेस्ट प्लेइंग नेशन बनने के लिए। तो ये समझते तो है पाकिस्तान का रोल इनकी क्रिकेट के डेवलपमेंट में, लेकिन जब पैसे की झंकार सामने आती है तो अच्छे घुटने टेक देते हैं। हमेशा याद रखें आप, ये पैसा एक ऐसी चीज है
इस पैसे की वजह से दुनिया के सारे बड़े बड़े क्रिकेटर और टीमें जाके कैरी पैकर को ज्वाइन कर लिया था, अगर आपको याद हो, 77। जी जी ठीक है ना, तो पैसा इज ए फोर्स। लेकिन ये है कि जब इनको जरा सा भी होश आएगा तो इनको पता पड़ेगा कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग, और ये किस तरह से इन्होंने इंडिया के अच्छा अकबर भाई, वक्त थोड़ा महदूद है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन थोड़ा तेज करता हूँ, और कि आपकी इंडिया में बड़ी ज़बरदस्त आपकी बहुत अच्छी दोस्तियां हैं आपकी। अभी हमने देखा जो आपने तकरीब की लेजेंडरी हनीफ मोहम्मद साहब के एजाज़ में, वहाँ पे इंडिया से सुनील गावस्कर जैसे बैट्समैन ने मैसेज दिया इन द ऑनर ऑफ द लेट हनीफ मोहम्मद साहब। तो आपकी वहाँ पर कोई ऐसी बात हुई है, कोई आपको ऐसी वजह फीलिंग आई है कि जो बीजेपी सरकार है इनकी इन कोशिशों से, इन हरकतों से, इस चालाकियों से भारतीय क्रिकेट आइसोलेट भी हो सकती है? क्योंकि अब जो मॉडल है, जो फाइनेंशियल मॉडल है, इसमें जो एसोसिएट ममालिक हैं उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। देखिए, इसमें न सिर्फ आईसीसी का मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होगा, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स के अंदर, और साथ साथ पाकिस्तान की क्रिकेट को तो लॉस होगा, और भारत की क्रिकेट को उससे ज्यादा होगा, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा स्पॉन्सरशिप और एडवर्टाइजर्स और सारे इनके जो लोग होते हैं। लेकिन जो टीवी राइट्स होल्डर है उनकी हवा निकल जाएगी पाकिस्तान के ना होने से। तो अब मेरे जो ताल्लुकात हैं भारत के अंदर क्रिकेटर से या लोगों से या गवर्नमेंट के लोगों से, तो उनसे मेरी एक दफा नहीं, हफ्ते में 2-3 दफा बात होती है। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब डरे हुए हैं इस वक्त भारत के अंदर। ये पाकिस्तान नजम सेठी ने जो स्टैंड लिया हुआ है, जिसकी वजह से ये दौड़ कर आए हैं उड़कर यहाँ पर ये आईसीसी वाले। ठीक है, अच्छा क्या ये खुद इतने प्रेशर में आ गए आईसीसी वाले कि इनको समझ में नहीं आया कि पहले इंडिया जाया जाए और उनको समझाया जाए कि भाई आप एशिया कप में जाएं। ठीक है, वहाँ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीम विदाउट एनी प्रॉब्लम जाके खेल चुकी है। आप कैसे कह रहे हैं कि टेररिस्ट स्टेट है? सही, ठीक है। ज़ेर भाई, आपको क्या लगता है एज ए बैंकर, आपको क्या लगता है, क्योंकि आपका इकोनॉमिक्स से बड़ा ताल्लुक रहा है, कि जिस तरह अभी कमर अभी भी बात करें, ठीक है लॉस तो हमें हो गई होगा, लेकिन इंडिया को भी जो राइट्स के हवाले से लॉस होगा। और फिर आपको याद होगा बीसीसीआई की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया था, उन्होंने कहा था किसी होम सीरीज़ में, इंटरनेशनल सीरीज़ में हम इस लॉस को ब्रॉडकास्ट करके कवर भी कर देंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी ये कहता है कि हमने PSL से इतना पैसा कमा लिया है कि हमें इतना ज़्यादा लॉस बेयर नहीं करना पड़ेगा। देखें, ये सिर्फ कहने की बात है इंडियन बोर्ड की भी, और चाहे पाकिस्तान ये कि हम PSL से हमने इतना पैसा कमा लिया। अहमदाबाद के अंदर, मैं अहमदाबाद गया 91-92 में, मैंने देखा है गुंजान आबादी मिनी कराची है बिल्कुल, और वहाँ के लोग क्रेजी हैं क्रिकेट के लिए, बिल्कुल दीवाने हैं वहाँ के लोग। और सबसे, मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है जहाँ 1.5 लाख लोगों की पब्लिक की गुंजाइश है, जहाँ क्रिकेट मैच देख सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच अगर वहाँ नहीं होता तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज़्यादा लॉस होगा, और सही बात है कि स्पॉन्सर भी हो सकता है कि इस नुकसान के अंदर आ जाए। ठीक है अकबर भाई, अब जाते जाते, क्योंकि आप क्रिकेट हिस्टोरियन भी हैं और बड़ा आप पुराने क्रिकेटर्स को हमेशा याद भी रखते हैं, अभी जिस तरह हमने आपकी सरकर्दगी में वो कवरेज भी की थी जहां 499 रन की हनीफ मोहम्मद साहब की आपने महफिल सजाई थी। आज लेजेंडरी फास्ट बॉलर फजल महमूद साहब को हमसे बिछड़े 18 साल गुजर चुके हैं। अल्लाह ताला उनको जो है वो उनके दर्जात बुलंद करें, उनकी मग़फ़िरत फरमाएं, उनको करवट उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। कुछ जाते जाते अगर आप फजल महमूद साहब के लिए कुछ कह सकें। One of the greatest bowler that Pakistan had or the world had seen, because उनकी वजह से और हनीफ मोहम्मद और फजल की गेंद बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान का नाम, इसलिए मैं जब पहली दफा इंग्लैंड गया 1964 में, तो किसी लेडी ने मुझसे पूछा कि मैं लीग मैच में खेल रहा था, वेयर यू कम फ्रॉम, मैंने उसको बोला फ्रॉम पाकिस्तान। ओह, द कंट्री ऑफ फजल महमूद एंड हनीफ। आई सेड यस दैट्स राइट। तो ये बात ये है, मेरी प्रिविलेज ये है कि मैंने अपनी जिंदगी में एक फर्स्ट क्लास मैच फजल महमूद की बॉलिंग के खिलाफ भी खेला। अच्छा, और साथ साथ में नाज़रीन को बताते चलें, ये तो अभी खबर भाई ने बता दिया, इन्होंने हनीफ मोहम्मद साहब को भी आउट किया हुआ है। जी जी, मैंने 5 भाइयों को आउट किया हुआ है, और 3 को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और 2 को क्लब मैचेस। सही, चल हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, सादिक को मैंने काज़िम ट्रॉफी में आउट किया। जबरदस्त है, थैंक यू सो मच खबर भाई हमारे साथ मौजूद है। वी आर वेरी ब्लेस्ड है कि सीनियर एट सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है और स्पोर्ट्स क्रिकेट कमेंटेटर खबर अहमद साहब हमारे साथ आज इस शो का हिस्सा बने और अपने ख्यालात को हमारे साथ वो शेयर कर रहे थे। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा जहीर भाई से विमेंस क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट से दीगर जो उमूर जुड़े हुए उन पे जो है वो रोशनी डालेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले कमर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और जहीरुल हसन साहब, जिनसे हम डिस्कशन कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट का अब क्रिकेट बोर्ड का लाहेअमल होगा एशिया कप के हवाले से और साथ साथ वर्ल्ड कप के बारे में। अब जरा क्रिकेट से जुड़े दीगर उमूर पर जहीर भाई से गुफ्तगू करते हैं। जरा भाई वक्त जरा कम है, जरा जल्दी से आपसे बहुत सारे मौजूद को समअप करेंगे। ये जो सिलेक्शन कमेटी अभी अनाउंस की है, इसमें 2 फॉरनर हैं, एक नॉन क्रिकेटर है, इसको किस तरह देखते हैं? एक नया एक्सपीरियंस किया गया है। देखें, हारून भाई तो खैर अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, मगर मैं नहीं समझता कि फॉरेनर्स को क्यों लिया गया। देखें, पहली बात तो ये क्या फॉरेनर्स डोमेस्टिक के अंदर जाकर मैचेस देखेंगे? जिस तरीके से पहले हम देखते थे कि सेलेक्टर जो है डोमेस्टिक के मैचेस में आके बैठते थे, सारा दिन धूप के अंदर बैठे होते थे, रिपोर्ट्स लिया करते थे। फॉरेनर्स तो यहाँ मिकी अर्थर तो ऑलरेडी यहाँ मौजूद ही नहीं है, और दूसरे जो है जी रही। देखें आपने उन्होंने जो है एक एनालिस्ट को लिया है, इसलिए लिया है कि वो कंप्यूटर पर बैठ के सारे रिकॉर्ड निकाल के बता देंगे। तो मैं नहीं समझता कि कंप्यूटर के ऊपर अच्छा, एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देनी चाहिए, उसको अहमियत देनी चाहिए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो तकरूरियां हो रही हैं वो PSL की जो फ्रेंचाइज है उसको देखते हुए हो रही हैं। तो ये तो खुद ही अपनी जानिब से खुला तजाद नहीं है? बिल्कुल, कुछ डिसीजन समझ नहीं आ रही है कि क्या मजबूरी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि उन्होंने देखा जाए तो मैनेजर भी जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से वहाँ से लिया है। फिर सिलेक्शन के अंदर उन्होंने एनालिस्ट को लिया। एनालिस्ट ठीक है, एनालिस्ट को रखना चाहिए, मगर एज ए सेलेक्टर नहीं रखना चाहिए। उनको अपने एज ए हेल्प के लिए रखना चाहिए था, और किसी, मैं समझ रहा हूँ किसी टेस्ट क्रिकेटर को होना चाहिए था, किसी सीनियर टेस्ट क्रिकेटर। आपने टेस्ट क्रिकेटर की बात की तो फिर ये तौसीफ अहमद साहब जिन्होंने टीम सेलेक्ट की थी, शुएब खान है, अरशद खान है, जो बांग्लादेश में जाके पाकिस्तान अंडर-19 जीत कर आई है, टेस्ट, वनडे, T20, इनका क्या कसूर था? और जो हमारी इत्तलात है कि अभी तक इनको बताया भी नहीं गया था और इनको फारिग कर दिया गया। इनकी परफॉर्मेंस तो बड़ी अच्छी थी। देखें, परफॉर्मेंस ठीक है, अच्छी थी, मगर है कि मैं समझ रहा हूँ कि साथ साथ जो है आप देखें वसीम हैदर इंजमाम के साथ जब थे, मैं उन्हें वसीम हैदर को मैं नोट किया करता था कि जब भी हमारे फर्स्ट क्लास के मैचेस होते थे वो ग्राउंड पे आके बैठ जाया करते थे और सारा दिन बैठ के रिपोर्टिंग करते थे। तो मैं समझ रहा हूँ कि ऐसे लोगों को ऊपर लाना चाहिए। जैसे सलीम जाफर थे, वो भी आप देखें ग्राउंड पर आते थे, मैचेस देखते थे। फॉरनर्स जो है वो एक तो ग्राउंड पे आ नहीं सकते, सिक्योरिटी का इशू होगा। एनालिस्ट जो है ठीक है, एज ए हेल्प के लिए एनालिस्ट को रखे हैं, मगर एज ए सेलेक्टर मेरा नहीं समझता कि बनती हो। मगर सारा का सारा बटन जो है वो हारून रशीद साहब के पास ऊपर आएगा, सारा के सारा मतलब प्रेशर जो है उनके ऊपर आएगा। उनको जो है अभी हारून रशीद साहब को डोमेस्टिक का भी चार्ज दे दिया। आपको लगता है कि जो उनका एक्सपीरियंस है उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश की जा रही है, उससे क्रिटिसिज्म भी फिर हारून भाई को बर्दाश्त करना पड़ेगा? बात यह है कि इस वक्त जो है उनको एक्टिंग मेरे ख्याल से डोमेस्टिक का चार्ज उनको चार्ज दिया गया है, क्योंकि अभी तक जो है गवर्निंग बोर्ड नहीं बना है। गवर्निंग बोर्ड बनेगा, इलेक्शन होंगे, उसके बाद ही फिर वैकेंसीज आएंगी और फिर अपॉइंटमेंट होंगे। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि मैनेजमेंट कमेटी के पास ये अथॉरिटी है, शायद मुझे सही मालूम नहीं है, मगर मेरा अपना ख्याल है। तो हो सकता है कि ये 20 जून के बाद ही सारी सूरत हाल क्लियर होगी। ठीक है। और बाबर आजम को अब आपके डिपार्टमेंट से भी खेले, आपने उनको ग्रूम भी किया अपने डिपार्टमेंट से, उनको अब कह दिया गया कि वर्ल्ड कप तक बाबर आजम ही कप्तान होंगे। तो बाबर आजम की कैप्टनसी को देखते हुए आपको क्या उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि डिफेंसिव कप्तान है, ये तो सभी जानते हैं। देखें, बाबर आजम की वनडे और टेस्ट के में जो सलाहियत है उस पर तो कोई दो राय नहीं है, उसमें हमने कभी भी मुखालफत नहीं की। हमने सिर्फ T20 का कहा है कि बाबर आजम को T20 का कप्तान ना बनाएं, क्योंकि वो प्रेशर के अंदर जो है आते हैं, और पाकिस्तान टीम भी जो है ना वो इनको अफोर्ड नहीं कर सकती जिस तरीके से वो टाइम लेते हैं खेलने के लिए। मगर वनडे और टेस्ट के लिए तो बाबर आजम सूटेबल हैं, और मैं समझता हूँ कि ठीक है, पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस देगा। उससे पहले काफ़ी पाकिस्तान के कुछ वनडे सीरीज़ भी, इनको चाहिए था कि 5 रीजन के वनडे टूर्नामेंट करवाएं और वर्ल्ड कप की, एशिया कप की तैयारी करते हैं। मगर अब तो टाइम शॉर्ट है, अगले महीने वैसे ही। अच्छा, एक कैंप लग रहा है, इसमें 39 खिलाड़ियों को, 40 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया गया है, और खुश आइन चीज़ ये है कि उसमें सरफराज अहमद का भी नाम शामिल है। आपको लगता है कि सरफराज कहीं ना कहीं जो कंटेंशन लिस्ट में है, कहीं ना कहीं वो कंटेंडर हैं कि उनको सेलेक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके। देखें, खुदा ना खास्ता अगर रिजवान इंजर्ड हो जाते हैं, आपके पास सेकंड ऑप्शन सीनियर प्लेयर्स में कोई भी नहीं है। तो आपको तो एक सीनियर प्लेयर चाहिए एज ए विकेट कीपर, ताकि जो है वो वर्ल्ड कप के लिए अपने टीम को लेके चले साथ। अचानक जो है किसी जूनियर को इतने बड़े इवेंट के अंदर डाल देना, मैं नहीं समझता कि हमें कोई चांस ऐसा लेना चाहिए। हमारी तो रिवायत रही है ना कि इसको हमें खिलाना होता है, हम खिला रहे होते हैं, इसको नहीं खिलाना तो उसके लिए हम कह देते हैं यार 2 घंटे की तो फ्लाइट है, 1 घंटे की तो फ्लाइट है, भेज देंगे, ICC से परमिशन ले लेंगे, उसमें क्या है?
और मेरा ख्याल है कि रिवायत चेंज भी तो होती है, रिवायत हो सकता है चेंज हो गई होगी। ठीक है। अच्छा, विमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट आप ही ग्राउंड पे जारी है, आपने विमेंस की टीम भी बनाई थी, क्या स्टैंडर्ड आपने देखा? आपको लगता है कोई नई प्लेयर वहाँ से सामने आ सकती हैं इस टूर्नामेंट से? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये बहुत अच्छा इकदाम है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है एमर्जिंग का टूर्नामेंट जो है वो उन्होंने शुरू किया और एमर्जिंग की टीम भी बनी है, अभी देखा होगा आपने। फातिमा सना कप्तान बन रही है। 23 तारीख से जो है वो टूर्नामेंट शुरू हुआ, 23 मेरे ख्याल है 23 मई से शुरू हुआ है अभी। 4 को इसका फाइनल है, और 4 का फाइनल है इसका। तो ये देखिए, जूनियर्स को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, एमर्जिंग का इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत भी थी, क्योंकि आपने देखा था कि पाकिस्तान की मेन टीम के अंदर बहुत ही लॉबिंग, ग्रुपिंग, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा आ गई थी, जूनियर प्लेयर को चांस नहीं देते थे। मगर जहां इमेजिंग की जब टीम खेलेगी, इमेजिंग की टीम खड़ी होगी, तो वहां पर यह है कि उनको जब वो परफॉर्म करेंगी तो सीनियर प्लेयर को भी जो है खतरा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जूनियर ऊपर आ जाए। ठीक है, खतरा भी होगा, साथ साथ परफॉर्मेंस दिखाने का उनका मोटिवेशनल लेवल भी बढ़ेगा। थैंक यू सो मच ज़हीर भाई, हमारे साथ आप आज शो का हिस्सा थे। उसके साथ साथ हम कमर अहमद साहब के भी इंतहाई मशकूर हैं कि शो के लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि कल पाकिस्तान मलेशिया के खिलाफ जूनियर एशिया कप का हॉकी का सेमीफाइनल खेल रहा है। उम्मीद है कि पाकिस्तान इस मैच में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा। कल के शो में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे हॉकी के हवाले से। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।